बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि ये 11 की फिजिक्स इतनी हार्ड क्यों है। 10th स्टैंडर्ड में मैं तो बहुत सही जा रहा था, बहुत सही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 11 में आने के बाद में ये मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। लॉज ऑफ मोशन को मैंने पढ़ा है 10th में, लेकिन यहां जब मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, वो क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहा है। उसके बाद में मोशन इन प्लेन की मैं बात करता हूं, वहां पे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक होता है वाई एक्सिस के अलोंग। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोशन इन प्लेन में एक्सेलरेशन भी दो टाइप का, वेलोसिटी भी दो टाइप की, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, किस प्रकार से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। ये सारी नई बातें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर जीरो क्यों आया। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में 90 अगर आई क्रॉस आई किया तो जीरो आ गया, आई क्रॉस जे किया तो ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्या हो रहा है। उसमें भी प्लस माइनस हो रहा है। ये सारी बातें, मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा आपको बताना चाहता हूं कि 75% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है 11 के फिजिक्स में। 25% बच्चे ऐसे जिनको क्लिक हो रहा है कि क्लास में क्या चल रहा है, मैं सोच कर रहा हूं और क्वेश्चन क्या आ रहा है। ओके, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप ही इस चीज से संघर्ष कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे 75% ज्यादा बच्चे इस चीज में संघर्ष कर रहे हैं। तो यहां पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये दिक्कतें कहां से तैयार हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं बेटा मैं कि समस्या ये है यहां पर कि जो अपना टेंथ का समस्या ये है कि जो अपना 10th का जो अपना बुक था ना, वो काफी सिंपल था। उसके अंदर जो क्वेश्चन थे काफी सिंपल थे, उसके अंदर चीजें काफी सिंपल थी स्टेट बोर्ड के अंदर। क्योंकि स्टेट बोर्ड चाहता है कि बच्चे को थोड़ा सा मैथ्स आए, थोड़ा सा साइंस आए, थोड़ा सा एसएसटी आए, थोड़ा सा लैंग्वेज आए। बेसिकली जो 10th का बोर्ड होता है ये थोड़ा सा यूपीएससी की तरह ही काम करता है। यूपीएससी बोर्ड कैसा होता है, यूपीएससी में कैसा होता है कि सारे सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ओके, उसके अंदर हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, ये होता है वो होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। ओके, तो ये सारी मतलब ये बेसिकली ये जो पैटर्न है ये पूरा यूपीएससी वाला पैटर्न है इस तरीके से। लेकिन एकदम वहां से आप उठ करके ना एकदम प्योर साइंस में आ चुके हो। अब प्योर साइंस में अगर आप देखोगे ना, तो प्योर साइंस में आपको फिजिक्स के अंदर सारी बातें आने वाली। देखो, जब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स के अंदर आपको समझ लीजिए आपने एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, या फिर फॉर्मूला आपने थ्योरम अपने याद कर लिया, उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया, उसके बाद में अपने क्वेश्चन सॉल्व की, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आ रही बात समझ में। उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है बात। इस तरीके से ये काम हो रहा है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा सही लगता है, मतलब थ्योरम फॉर्मूला क्वेश्चन, थ्योरम फॉर्मूला क्वेश्चन, तो ये स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। थ्योरम हुआ, फॉर्मूला क्वेश्चन, थ्योरम हुआ, फॉर्मूला क्वेश्चन हुआ। अब मैं ये नहीं कर रहा कि मैथ्स बहुत सिंपल है। अगर हम जेडब्ल्यू एडवांस की मैथ्स देखेंगे भाई, तो वो तो अलग ही लेवल पे जा चुकी है बात, वो तो छोड़ ही दो अभी। क्योंकि 11th में आने के बाद में 10वीं से 11th में आप आ चुके हो, कुछ एक दो महीने आपके हो चुके हैं, आप एकदम स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हो। और एकदम से जेडब्ल्यू एडवांस मैथ्स का अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल भी नेचुरल होगा नहीं। तो यहां पर जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, वहां पे थ्योरम होता है, फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन होते हैं, थ्योरम होता है, फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन। एटलीस्ट ये चीजें पैटर्न में तो चलती है। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स के अंदर जो पैटर्न है वो सभी चीजों का पैटर्न है। मान लीजिए आपको उसके अंदर फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले इतने हैं कि मान लीजिए कि एसएसटी की तरह, मतलब जितना एसएसटी के अंदर आपको याद नहीं करना पड़ता, मेमोराइज चीजें नहीं करनी पड़ती, उतनी ज्यादा चीजें अपने को फिजिक्स के अंदर मेमोराइज करनी पड़ रही है। जितना मेमोराइजेशन आपको, जितना रिमेंबर आपको रखना पड़ता है एसएसटी के अंदर, उससे ज्यादा आपको रिमेंबर रखना पड़ता है फॉर्मूले फिजिक्स के अंदर। उसके बाद में मैथ्स में एक क्वेश्चन होता है, उसका हमें आंसर निकालना पड़ता है फॉर्मूला यूज करके, तो वैसे भी क्वेश्चन यहाँ पर है। और थ्योरी जो है, थ्योरी आपको समझने के लिए भी बहुत समय लग रहा है। थ्योरी में अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, तो पहले मैं ट्राई करता हूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ओके, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होती है, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही होती है। कि मान लो कि मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो मोशन में क्या हो गया भाई, वहां पे काइनेटिक्स आ गया। तो काइनेटिक्स के अंदर दो ब्रांचेस आ गई, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जो है उसके अंदर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और जो जहां पे डायनामिक्स है, डायनामिक्स बात कर रहा है कि फोर्स कहां से आया, मोमेंटम कहां से आया, इसकी बात वहां पर हो रही है। तो ये सारी बातें यहां पर हो रही है एक साथ।
मतलब फॉर्मूला भी थ्योरी समझनी है, फॉर्मूला कहाँ से आए इसका डेरिवेशन याद रखना है, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स के अंदर उसको अप्लाई भी करना है। इतनी सारी बातें दिमाग एकदम से उस पैटर्न में नहीं आ जाता। मान लीजिए कि पहले तुम एक टेस्ट मैच के प्लेयर हो और टेस्ट मैच के प्लेयर से एकदम से तुमको T20 में डाल दिया, ऐसी ये कहानी। टेस्ट मैच के प्लेयर को एकदम से तुम T20 में नहीं डाल सकते। ओके, सारे लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है। या फिर तुम T20 वाला जो प्लेयर है उसको एकदम से अगर तुमने टेस्ट में डाल दिया तो उसके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है भाई कि वो 3 घंटे के अंदर मैच खत्म कर देता है। एक इनिंग खत्म हो जाती है 3 घंटे के अंदर, मतलब पूरा 4 घंटे के अंदर इधर उधर हो जाता है। और यहाँ पर टेस्ट मैच में 5 दिन आपको खेलना पड़ता है। इतना पेशेंस कहाँ पे? तो T20 का प्लेयर यहाँ पे टेस्ट में नहीं खेल पा रहा और टेस्ट का प्लेयर यहाँ पे T20 में नहीं खेल पा रहा है। और तुम जो आए हो तुम्हाला एकदम काम अभी होले होले हो रहा था। ओके, तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची कोणतीही काळजी नव्हती। तुम्हाला 5 चॅप्टर होते फक्त फिजिक्सचे आणि त्याच्यामध्ये क्वेश्चन वगैरे न्यूमेरिकल खूप कमी होते, इवन ते न्यूमेरिकल नव्हतेच मी असं म्हणणे। आणि या ठिकाणी तुम्हाला लगेचच एकदम तुमची लेवल आता चेंज झालेली आहे। तो दिमाग उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। मतलब मुझे थ्योरी पढ़नी है, मुझे डेरिवेशन भी करने हैं, मुझे थ्योरी पढ़ने हैं, मुझे डेरिवेशन करने हैं, मुझे फॉर्मूला याद भी करना है, मुझे न्यूमेरिकल भी लेना है और मुझे उसको अप्लाई भी करना है। तो ये सारी 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 बातें जो है एक साथ दिमाग उसको नहीं कर पा रहा है। आपके दिमाग के अंदर वो पैटर्न नहीं बनाया अब तक कि उसको मैं कर पाऊं। और उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है उतना कि मान लीजिए हमें करना क्या है, हमें एकदम टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। 8 दिन चलना है, 15 दिन चलना है, 20 दिन चलना है, 1 महीना चलना है, तो उसको नहीं कर पा रहे हो, बैकलॉग बन रहे। ओके, देखो मेरे क्लास में जो बच्चे थे मैं उनको ये बोलता कि बैकलॉग की चिंता करना छोड़ दो, तुम्हारा रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा। ओके, और तुमको क्लास के अंदर भी मैं उसको 2-3 बार समझाऊंगा और उसका रिवीजन भी मैं ही करवाने वाला हूँ। हर संडे को मैं क्लास लेता हूँ 12th वालों का भी, और मैं 11th वाले जो बच्चे उनके लिए मैं ऐप के अंदर सैटरडे को क्लास लेता हूँ रिवीजन वाला। तो ये सारी बातें बच्चा नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि भैया एक काम कर दो, बैकलॉग का टेंशन मत लो। बैकलॉग के टेंशन में हो क्या रहा है कि तुम जो चल रहा है वो भी तुम छोड़ दे रहे हो और तुम्हारे फिर से बैकलॉग बन रहे हैं। बैकलॉग से ही बैकलॉग बन रहे हैं, बैकलॉग बनाने का कारण बन चुका है। तो करना क्या है भाई, तुम वो बैकलॉग बन गया छोड़ दो, तुम क्लास में आओ रेगुलर, मैं तुमको रिवाइज करके दूंगा। ओके, मान लीजिए देखो अगर मैं कोई पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 जो हुआ उसका मैं रिवाइज कर दूं। लेकिन अगर मैं थर्मो का लेक्चर नंबर 5 ले रहा हूं तो उसमें 4 का कुछ ना कुछ पार्ट आएगा ही ना। और मैं ट्राई करूंगा भैया कि थर्ड वाला भी कुछ उसके अंदर पार्ट आ जाए, थर्ड वाला भी उसके अंदर कुछ पार्ट आ जाए, मैं ये भी करने को तैयार हूं। लेकिन तुम क्लास को मिस मत करो, क्योंकि क्लास अगर होता है उसके अंदर रिवीजन होने वाली है, कुछ ना कुछ तो होने वाली, राइट। अब तुम बोलोगे सर वो जो चैप्टर है वो रह गया है, उसका पहले मैं देखता हूं। भैया तू उसको देखेगा ना, ये नहीं होगा, तेरा नहीं होगा। इसलिए बैकलॉग हो चुका है, होने दो, रेगुलर क्लास करो। अब यहाँ पे मेरे 11th के मान लीजिए कि पिछले महीने से क्लासेस अपन मतलब मई और जून में क्लासेस स्टार्ट हो गई है। उसके अंदर मान लीजिए 3 चैप्टर हो चुके हैं, 12th के 3 चैप्टर हो गए और 11th के 3 चैप्टर हो गए। एकदम सही चल रहा है सब कुछ। ओके, इसके भी 3 चैप्टर हो गए, इसके भी 3 चैप्टर हो गए, मतलब 11th के 3 चैप्टर हो गए और 12th के 3 चैप्टर हो गए। तो बच्चे उन 3 चैप्टर के पीछे पढ़ोगे ना, तो वो तो मैं संडे को करवा रहा हूँ रिवीजन, उसके अंदर ही हो जाएगा कंप्लीट, उसका आपका बैकलॉग रहेगा ही नहीं। संडे का रिवीजन वाला क्लास अगर आप करोगे तो कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वहां पे हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर आप बोलोगे सर बैकलॉग हो चुका है, मैं वहां पे वो देखता हूँ वीडियो फिर यहाँ पे आता हूँ, नहीं होगा। तो ये सारी बातें, मतलब इतनी सारी चीजें आपके माइंड के अंदर नए पैटर्न ये बन रहा है तुम्हारे माइंड के अंदर। ओके, ये तुम्हारे माइंड के अंदर नया पैटर्न बन रहा है, इसको समय लगेगा। ओके, लेवल आप एकदम से यहां पर नहीं पहुंच सकते फिजिक्स के अंदर। तुम एकदम से बोलोगे मुझे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। फिजिक्स डिफिकल्ट है, मतलब है, तुम मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है। इससे पढ़ोगे, उससे पढ़ोगे, कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स है, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे अंदर वो चीजें जब तक बनेगी नहीं। देखो कैसा होता है कि यहां पर जब मैं बात करता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की, है ना, मान लीजिए मैं किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर मैं एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो भैया इसके अंदर सारे फैक्टर आ जाते हैं, इसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ जाता है, इसके अंदर मैथमेटिक्स आ जाता है, इसके अंदर वेक्टर आ जाता है, इसके अंदर मोशन आ जाता है। तो एक कंसेप्ट के अंदर सारी चीजें जुड़ी हुई होती है।
आप अगर 12th में जाकर के रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा आपका, सच में दिमाग हिल जाता है। बहुत सारे बच्चों का रोटेशन डायनामिक्स पढ़ाने के बाद में उसको लगता है कि फिजिक्स मेरे से होगा ही नहीं। मैंने यूट्यूब के ऊपर रोटेशन डायनामिक्स के 17 लेक्चर लिए, 17 लेक्चर, 17 लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, 70 लेक्चर है। उसके बाद में मैं बहुत सारा उसका रिवीजन लिया है। तो एकदम से नहीं होने वाला ये, तुम्हारे दिमाग के अंदर पैटर्न बनने के लिए समय लगता है, लेकिन पैटर्न बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कि 10th मतलब आप स्कूटी चला रहे हो और 12th मतलब आप कार चला रहे हो। 12th मतलब आप कार चला रहे हो। तो अगर आप कार चला रहे हो तो जब आप कार चला रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी बहुत पेशेंस के साथ में, राइट लेफ्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप गाड़ी चलाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें कार चलानी है तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस के साथ में गाड़ी चलाना पड़ेगा। किसी को हो सकता है कि 1 महीना लग जाए सीखने के लिए, किसी को लगता है 8 दिन लग जाए, किसी को लगता है 2 महीने लग जाए, चलेगा ना, होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम कार कभी चलाओगे नहीं, तुम कार चलाओगे, लेकिन कार चलाते समय पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है इन कंपेयर टू व्हीलर। वही चीज तेरे को 12th में करनी है फिजिक्स के अंदर। टेस्ट मैच का प्लेयर T20 में आया प्रॉब्लम होगा, T20 का प्लेयर टेस्ट मैच में गया प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी जिंदगी में वो खेल ही नहीं पाएगा, खेलेगा एक दिन जरूर खेलेगा, लेकिन पेशेंस लगेगा। ओके, इस तरीके से। तो ये लेवल यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, तो तुम्हें समय लगता है, दिमाग के अंदर पैटर्न बनता है। एक कंसेप्ट होता है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, समझ में आ रहा है? एकदम से तुम जंप नहीं कर सकते। एक कंसेप्ट होता है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। क्या होता है प्लास्टिसिटी? क्या होता है प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन? प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं गिटार सीख रहा हूं, तो गिटार कोई सिंपल चीज थोड़ी है बजाना, बहुत डिफिकल्ट है होता। तो पैटर्न, ओके, मतलब देखो कोई चीज अगर मैं सीख रहा हूं तो मेरे दिमाग में कुछ पार्ट होता है, मतलब कुछ अगर मैं सीख रहा हूं ना, मेरे दिमाग का पर्टिकुलर हिस्सा उसके लिए यूज किया जाता है। तो आज अगर मैं उसको कर रहा हूं तो एक पैटर्न बन रहा है, कल कर रहा हूं पैटर्न बन रहा है, परसों कर रहा हूं पैटर्न बन रहा है। तो जैसे जैसे मैं उसको रोज करूंगा तो मेरे दिमाग में वो जो पार्ट है जो उस चीज में यूज हो रहा है, तो वो डेवलप होता जाएगा। और वो एक बार डेवलप हो गया तो बाद में वो चीजें एकदम सिंपल लगती है। फिर गिटार बजेगा टन टन, एकदम मस्त बजेगा गिटार, एकदम स्मूथ बजेगा, एकदम सुंदर बजेगा, मधुर की तरह मधुर बनेगा एकदम। तो थोड़ा पेशेंस वाला खेल है, रेगुलरिटी यहाँ मैटर करती है, और पैटर्न, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बनने के लिए समय लगेगा। ओके, इवन देखो आप किसी भी टीचर को पूछ लो, ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी जो आपका स्टूडेंट है, जो अच्छे कॉलेज में लगा हुआ है, जो आपका दोस्त है, जो आपका टीचर है, किसी को पूछ लो। ऐसा होता है कि मान लो कि न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसी बात होती है इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई लॉजिक लगता ही नहीं मेरा, होता है ऐसा। मान लो कि आज मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 3 में से तीनों भी मेरे को नहीं आए, लेकिन जब मैं फिर से दूसरे दिन इसको पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक लॉजिक लगता है, इसमें ये किया होगा, इसमें ये करके देखता हूँ, लॉजिक लगता है इसके अंदर लॉजिक लगता है। कभी आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, ऐसा होता है। कभी कभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे नहीं आता। कभी कभी रात में जब मैं सो रहा हूँ नींद में, तो नींद में मुझे लगेगा अरे अगर मैं ये किया होता ना अच्छा होता, अगर ये किया होता ना हो जाता क्वेश्चन। तो ये सुबह उठने के बाद में पता चलता है कि चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करते क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से वो काम करता है न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, ओके, थोड़ी सी आप रेगुलरिटी रखोगे तो सारी बातें होने वाली है ना। तो रेगुलरिटी है, इसको थोड़ा मेंटेन करो। उसके बाद में टाइम टेबल को फॉलो करो, जो भी आपने टाइम टेबल किया है उसको फॉलो करो। बैकलॉग बन चुकी है भाई मेरे क्लास में, देखो बाकी मुझे पता नहीं, मेरे क्लास में आ रहे हो तो मैं हर संडे को रिवीजन करवा रहा हूँ, तो तुम आ जाओ, रिवीजन करवा दूंगा। 12th वालों की है मेरी रिवीजन संडे को, उसके अंदर रिवीजन करवाता हूँ मैं बच्चों को। और जो 11th वाले होते हैं उनके लिए मैं ऐप के अंदर सैटरडे को रिवीजन करवाता हूँ। तो ये होने वाला है। और ऐसा नहीं है मान लो एक चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। चैप्टर के अंदर का कुछ पार्ट समझ में आता है, बाद में धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो टाइम टेबल को फॉलो करो, रेगुलरिटी करो, है ना, टाइम टेबल को फॉलो करो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, टाइम टेबल को फॉलो करो। ये सारी बातें आपको करनी है। धीरे धीरे सब कुछ एक दिमाग के अंदर एक पैटर्न बनेगा, और वो जो पैटर्न है दैट पैटर्न विल हेल्प यू टू डील विथ फिजिक्स। आ जाएगा। थोड़ा विश्वास रखो, देखो अपने ऊपर विश्वास रखना आवश्यक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बाहर वाला क्या बोल रहा है,
आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं। सारा खेल है विश्वास का, कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हो। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है, डेफिनेटली काम होगा। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है तो काम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ओके, रेगुलर क्लास करते रहिए, उसी में आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कोई चिंता ना करें। यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर 11 का भी कंटेंट आ रहा है रेगुलर, हमारे चैनल के ऊपर 12 का भी कंटेंट रेगुलर आ रहा है। तो कोई चिंता ना करें, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है और सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, डेफिनेटली मैं आपको ऐसा नहीं कि अगर ये आपकी लेवल है और एग्जाम अगर ये लेवल चाहता है तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मैं, आप जहाँ पे हो वहाँ से तो आपको मैं एक अच्छे लेवल पर पहुँचा के रहूँगा। भले ही वो एग्जाम का लेवल है मान लीजिए यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ तक तो पहुँचा ही दूंगा। तो धीरे धीरे सारी बातें होती है, थोड़ा विश्वास अपने ऊपर आपको रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।